नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, गन्ने की खेती नकदी फसल के रूप में की जाती है। गन्ने को खाने के अलावा जूस बनाकर भी पिया जाता है। इसके अलावा गन्ना के जूस के गुड़ और शक्कर का निर्माण किया जाता है। ये एक ऐसी फसल है जिस पर जलवायु परिवर्तन का कोई खास असर नहीं होता, जिसकी वजह से ये एक सुरक्षित खेती भी कहलाती है। तो आप गन्ना की उन्नतशील किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ पीयूष श्रीवास्तव। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे बहुत से किसान जो हैं गन्ने की खेती करते हैं, आज हम उसी गन्ने की खेती के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आगामी सीज़न में हम अपनी गन्ने की खेती को करें, कैसे लगाएं और किस तरीके की क्या सावधानियों को बरतें। तो हम अगर सबसे पहले बात करेंगे तो हम क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है उपयुक्त भूमि की, कि हमारे लिए गन्ने की खेती जो हम कर रहे हैं उसके लिए कौन सी भूमि अच्छी होती है। तो गन्ने की खेती के लिए मध्यम से काली मिट्टी जो होती है, भरी काली मिट्टी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। दोमट भूमि में भी सिंचाई की अगर उचित और जल निकास की उचित व्यवस्था हो तो वो भी अच्छी है, लेकिन उसका जो पीएच होता है, पीएच मान जो होता है वो हमारे 6.5 से 7.5 का बीच में होना चाहिए। तो उस मिट्टी में हमारी जो गन्ने की फसल है वो सर्वोत्तम होती है। तो किसान भाइयों, हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी खेत की तैयारी होती है उसको हम किस तरीके से करेंगे। तो खेत की तैयारी के लिए खेत में ग्रीष्मकालीन में अप्रैल से मई के बीच में आप जुताई कर दीजिए। इसके पश्चात 2 से 3 बार हल या कल्टीवेटर कर दीजिए और रोटावेटर या पाटा लगाकर उसको पूरी तरीके से समतल कर दीजिए, यानी भुरभुरा कर दीजिए, खरपतवार नहीं रहित कर दीजिए। तो हमारे जो खेत होते हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब इसमें हम बात करेंगे आगे कि हमारे जो खाद और उर्वरक, जो हम खाद देंगे या उर्वरक देते हैं तो वो कितना क्या देना चाहिए, है ना। तो फसल पकने की जो अवधि होती है बहुत लंबी होती है, ये सभी को जानकारी है, क्योंकि 10 से 12 माह या 10 से 14 महीने लगते हैं इस फसल को लगने में, है ना। तो उर्वरक की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी, अधिक पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए खेत में अंतिम जुताई जब करो, आप जब लास्ट की जुताई कर रहे हो तो उसमें कम से कम हेक्टेयर की बात कर रहे हैं तो आप 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है सामान्य रूप से मिला दीजिए। गन्ना फसल की पकने की अवधि लंबी होने के कारण उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है। इसलिए गन्ने में यूरिया 650 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया की मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 30, 90, 120 तथा 150 दिन की अवस्था पर प्रयोग करने से गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है ना। तो ये हमारे खेत की तैयारी हो गई। अब हमारे खेत की तैयारी के बाद हम 2 चीज़ें आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है उन्नत जातियाँ, जो हमारी किस्म हम ले रहे हैं, उन्नत जातियाँ जो है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, कौन कौन सी हमारी अच्छी होती हैं। तो 2 तरीके की होंगी, शीघ्र पकने वाली जो जल्दी पक जाती हैं और मध्यम या देर से पकने वाली। तो शीघ्र पकने वालों की बात करेंगे तो कोसी 671, KJN 86-141, को 86-572, को 94,008, को JN 98-23, ये आपकी जो होती हैं शीघ्र पकने वाली जातियाँ होती हैं, बहुत जल्दी पकती हैं, है ना। और मध्यम और देर से पकने वाली जातियों की बात करेंगे तो उसमें आपकी को 86-032, को 73-18, के 99,004, को JN 86-600 और को JN 95-05, ये जातियाँ आती हैं। इनका उपयोग हम करेंगे तो वो हमारी जो होती हैं मध्यम या देर से, जो किसान भाइयों के फील्ड तैयार नहीं हो पाते हैं, देर से पाते हैं, उनका यूज़ करके उनको अपनी फसल को ले सकते हैं। गन्ना बीज की मात्रा बुआई पद्धति, कतार से कतार की दूरी एवं गन्ने की मोटाई के आधार पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः गन्ना की बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले टुकड़ों की 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। अब हमें पता चलेगा कि बीज का उपचार हम कैसे करें, क्योंकि हम लगाएंगे तो बीज का उपचार भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब वो किस तरीके से करें। कार्बोडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से क्लोरोफाइरिफास ले लीजिए 5 ml पर लीटर की दर से,
घोल बनाकर आवश्यक बीज पर 15 से 20 मिनट तक उपचारित बीज को कर लें। तो उससे क्या होगा, आपका बीज शुद्ध हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, निरोधी हो जाएगा और अच्छी फसल को उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, जो हमारी गन्ने की खेती होती है वो मेढ़नाल पद्धति पे होती है, क्योंकि वो मेढ़ों पे बनती है। तो अब इसमें हम बात करेंगे तो बनी हुई जो 25 से 30 सेंटीमीटर की, जो मैंने पहले आपको बताया कि उसकी गहरी कूड़ बना लीजिए, है ना, तो उसी में हम गन्ने की फसल लगाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जो सिरा या आँख से आँख मिलाकर सिंगल या डबल गन्ने के जो टुकड़े लेते हैं उनको लगा दीजिए कूड़ों में, और उनके ऊपर 2 से 2.5 सेंटीमीटर अधिक मिट्टी की परत ना हो। जब आप लगा रहे हो तो उसमें 2 से 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर की परत ना हो, तो अंकुरण जो होता है अच्छा होता है ना, अन्यथा नहीं तो अंकुरण प्रभावित हो जाएगा। अब मेढ़नाल पद्धति में हम अब दूरी की बात करेंगे कैसे लगे, तो जो पौधे से पौधे की दूरी होती है वो 4.5 फुट होनी चाहिए। पूरा तना ना लेकर आप उसमें से 2 या 3 आँख वाले जो टुकड़े होते हैं उनका उपयोग बार बार ले लें। गन्ने की फसल का उचित विकास हो, इसके लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करते हुए खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। अब इसी में हम आगे बात करेंगे हमें अपनी सिंचाई कैसे क्या करनी है। तो सिंचाई के लिए गर्मी के दिनों में 8 से 10 दिन के अंतराल में और ठंड के दिनों में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य रूप से कर दीजिए। तो जो सिंचाई होती है ये फ्लड इरिगेशन होता है, खुले कूड़ों में पानी छोड़ा जाता है। हाँ, बस ये देख लीजिए कि ज़्यादा पानी ना भरे, जल निकास की उचित व्यवस्था हो। तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे तो खरपतवार जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। अब नुकसानदायक क्यों है, ये इसलिए नुकसानदायक है क्योंकि गन्ने का जो अंकुरण होता है वो कभी कभी देर से होता है। तो क्या होता है कि उससे पहले हमारे जो खरपतवार होते हैं उसका अंकुरण जल्दी हो जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा है कि आप लगाने के बाद जब आपकी फसल लग जाए तो उसके बाद जब आपको दिखाई दे कि खरपतवार अंकुरण हो गया, हमारे गन्ने का अंकुरण नहीं हुआ, तो आप एक अंधी गुड़ाई कर दीजिए। अंधी गुड़ाई का मतलब है बिल्कुल आप देखिए नहीं और उनको हटाते चले जाइए। तो उस तरीके की गुड़ाई को हम क्या कहते हैं, अंधी गुड़ाई, है ना। बाकी आप निराई गुड़ाई जो है, आप निराई गुड़ाई आमतौर पर जो होती है प्रत्येक एक सिंचाई जब कर लें तो उसके बाद एक आप गुड़ाई कर दीजिए, तो उससे अच्छा प्रबंधन हो जाता है। किसान भाइयों, बैंगन की खेती अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अलावा लगभग सभी जगहों पर की जाती है। ये एक सब्जी फसल है जिसका उत्पादन चीन के बाद सबसे ज्यादा भारत में किया जाता है। बैंगन में कई तरह के पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं और इसकी खेती को पूरे साल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो आप कैसे करें इसका नियंत्रण, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बैगन की फसल है इस समय अपने परिपक्व अवस्था में पहुंचने वाली है और फल देने की तैयारी इस पे है। अब हम देखते हैं कि इस पे जो है रोग और कीट व्याधि आना प्रारंभ हो गई है, क्योंकि वर्षा जैसे प्रारंभ हुई उसके कारण रोग और व्याधि, कीट व्याधि दोनों बहुत ही अच्छे से देखना हमको वहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं अभी बात करूँगा कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख रोग हैं जो अभी बैगन की फसल में हमको देखने मिल रहे हैं और वो क्षति कर सकते हैं। बैगन की फसल में कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनका समय पर नियंत्रण करते रहें। इसमें सबसे पहला जो अभी रोग हमको देखने के लिए मिल रहा है वो आप देखेंगे अगर खेत में जाके तो फल का सड़ना, और साथ ही साथ हमारा जो अभी जो बैगन का जो पौधा है वो कहीं ना कहीं उसमें जो है पत्तियों का छोटा होना या बौनापन हमको देखने का मिल रहा है। और कई किसान ये लगातार शिकायत भी कर रहे हैं कि जो उनके पौधे हैं उनमें फल का बनना कम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं फल सड़न की बात करूं तो जो पौधों में अभी फल का सड़ रहा है उससे किसान भाई को अगर बचाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कवकनाशी आते हैं जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं। उसको अगर वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैनकोजेब 75% WP में आता है, इसको यदि 600 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हम इस्तेमाल करें तो ये जो फल का सड़ना है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और दवा है जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% प्लस कासुगामाइसिन 5% का कॉम्बिनेशन है। इसको यदि हम इस्तेमाल करते हैं 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से तो ये भी दवा जो है अत्यधिक प्रभावकारी हमको रोकथाम के लिए फ़ायदा देती है। इसी क्रम में यदि मैं जो दूसरे रोग की बात कर रहा था जिसमें पत्तियां जो हैं
पौधा बौना दिखने लगता है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, ये एक माइकोप्लाज्मा जनित रोग है और जिसका खेत में जो प्रभाव है वो हमको एक कीट जिसको हम लीफ हॉपर कहते हैं उसके कारण हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब हमें इस रोग से बचाने के लिए कीट से प्रबंधन करना पड़ेगा और उस कीट के प्रबंधन के लिए जो प्रमुख कीटनाशक दवा है वो आती है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, थायोमिथॉक्सेम करके 20% WP की है। इसको यदि हम इस्तेमाल करते हैं 2 ml प्रति लीटर की दर से, तो भी ये जो कीट के नियंत्रण के साथ साथ हमारे बीमारी का नियंत्रण जो आसानी से होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए और रस चूसक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए फसल में पीले चिपचिपे प्रपंच 10 से 12 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर किसान भाई के प्रक्षेत्र में ये ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है तो हमें क्या करना है कि जो भी रोग ग्रसित पौधा है सबसे पहले उसको वहाँ से हटा के किसी भी ऐसी जगह पे उसको नष्ट करना है जिससे वो खेत में और ज़्यादा प्रसारित ना हो सके। ये तो बात हो गई प्रमुख रोगों की। इसी क्रम में अगर हम कीट देखते हैं तो कीट जो अभी सबसे ज़्यादा कीट का प्रकोप हमको देखने मिल रहा है वो है जो फल बन रहा है उसमें छेद हो रहा है, जिसको हम अपनी फ्रूट बोरर बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, हिंदी में इसको फल छेदक कहते हैं। ये एक तरीके की सुंडी है जो फल में घुसकर उसके गूदे को खा के नुकसान पहुंचाती है और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि फसल की जो फल की गुणवत्ता वो ख़त्म हो जाती है और उसको हम बेच नहीं सकते। तो इसके नियंत्रण के लिए भी मार्केट में बहुत सारी दवा है, जिस क्रम में किसान भाई जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो क्लोरोपाइरीफॉस करके एक दवा आती है, उस दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, उसको यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा प्रभावी नियंत्रण देखने को मिलता है। इन सभी दवा की मात्रा 1.5 ml प्रति लीटर की दर से हमको इस्तेमाल करना है। इसी के साथ में एक और दवा जो अभी प्रभावी नियंत्रण हम देख रहे हैं वो काम आ रही है, इमेक्टिन बेंजोएट करके है 5% SG की। यदि इस दवा का 4 ग्राम प्रति 10 लीटर के हम घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तो ये जो दवा है इसके से भी हमको प्रभावी की जो छेद नियंत्रण के लिए हमको देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्साकार्प दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। मैं किसान भाइयों से लास्ट में यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जब भी दवा को परचेस करते हैं, खरीद के लाते हैं, तो एक बार उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें और साथ ही साथ दवा का छिड़काव जब भी वो करें उस समय पूर्ण सावधानी बरतते हुए, मास्क पहनते हुए, साथ ही साथ शाम को दवा का छिड़काव करें ताकि उनकी जो भी रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण के लिए वो दवा का उपयोग कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जबलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और हवा की औसत गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर कीट का प्रकोप हो सकता है। इसके लक्षण दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए बुफ्रोजिन 25 SP की 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से या थायोमेथाक्साम 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में हल्दी रोग देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल की निगरानी करते रहें और पाए जाने पर प्रोपिकोनाजोल दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल इस समय बाली की अवस्था पर है और इस समय गंधी बग कीट का प्रकोप दिखाई देने को मिल रहा है।
इससे बचाव के लिए नीम बीज का चूर्ण 5% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार करें अथवा कीटों का प्रकोप अधिक होने पर क्लोरांट्रानिलिप्रोल 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जिन किसानों ने सोयाबीन की JS 95-60, JS 20-34, JS 93-5, NRC 130, NRC 138 आदि की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई हैं, उन्हें 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। सरसों की बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अगरणी, पूसा तारक, पूसा माहक आदि के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मेवदा, जिला दतिया के कृषक रामरज धाकड़ ने। ये फसलों में ड्रोन के माध्यम से दवा और उर्वरकों के छिड़काव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रामरज धाकड़ जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, हिंदुस्तान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और घटती जोत को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो जितनी अवेलेबल है लैंड, जितनी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार करें और उसके लिए नई तकनीक को अपनाना बहुत ज़रूरी है। नई तकनीक में ड्रोन का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि आने वाले दिनों में बहुत से कार्य काम कृषि के क्षेत्र में करेगा। ड्रोन एक मानव रहित मशीन है जिसकी मदद से आप फसलों पर आसमान से नजर रख सकते हैं और उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बड़े क्षेत्रफल में फसल पर महज कुछ मिनटों में पोषक तत्वों और दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। इसमें क्या होता है कि जो भी हम पहले स्प्रे करते थे, खासकर जितने भी हम केमिकल से यूज करते थे, और जब उनका स्प्रे करते तो वो एक साथ स्प्रे मैनुअली नहीं होता था मजदूरों से, क्योंकि कई जगह ज़्यादा दवाई पड़ती थी, कई जगह कम पड़ती थी। जहाँ पर ज़्यादा दवाई पड़ती थी वहाँ पर तो फसल को भी नुकसान होता है, और जहाँ पर कम पड़ती है तो वहाँ पर जो टारगेटेड हमारा या खरपतवार है या कीड़े हैं उन पे असर नहीं होता। और इसमें समय भी बहुत लगता है, और कई बार तो हादसे भी होते हैं। जो जहरीली दवाई हैं उनको स्प्रे करते वक्त के मजदूर हैं, बहुत से हादसे होते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं और कहीं डेथ भी हो जाती हैं। तो इन सब समस्या को दूर करने के लिए ये ड्रोन एक बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है स्प्रे के लिए। और ख़ासकर जो बागवानी की फसलें हैं, जैसे फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, काफ़ी जिनकी बढ़वार होती है, ऊंचाई वाले पेड़ हैं, तो उनमें और फसलों में भी जैसे गन्ना है, मक्की है और दूसरी जो फसलें ऊंची है, तो उनमें
आदमियों से मैनुअल जो स्प्रे करते हैं वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता, और अगर आप मैनुअल उस पर स्प्रे करते हैं तो वो दोबारा जो उसकी स्प्रे की ड्रिफ्ट है तो वो आदमी के ऊपर ही पड़ती है और उसमें वो खतरनाक सिद्ध होती हैं। इसलिए ये ड्रोन का एक जो नई तकनीक है ये कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाने वाली है, और ख़ासकर जब स्प्रे हम ड्रोन के में करते हैं तो इसमें एक तो यही होता है कि इसकी एफिशिएंसी 30% के लगभग बढ़ जाती है, दवाई की कोई सी भी हो। और जो स्प्रे है वो बिल्कुल एक सार होता है, उसमें समान रूप से दवाई हर जगह पड़ती है। इसमें एक ख़ास बात और यही है कि केवल पानी 10 लीटर 1 एकड़ में चाहिए, और समय इसमें बहुत कम लगता है। 1 एकड़ में ये 8 मिनट में पूरा कर लेता है। ये ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जो दोनों तरह से काम करती है, मैनुअली भी, अगर कोई मैनुअली करना चाहते हो, नहीं तो ऑटो मोड पे भी इसको रख लिया जाता है। मैनुअली आप जैसे इसको चलाएंगे वैसे चलेगा, किंतु ऑटो मोड पे करने पर ये पहले से एरिया इसमें फिक्स कर दिया जाता है, भाई ये इस एरिया में हमने स्प्रे करना है, तो वो उस एरिया में बिल्कुल अपने आप एक साथ स्प्रे करके बिल्कुल एग्जैक्ट जो हाइट उसकी होनी चाहिए उसी पे स्प्रे करके और वापस आ जाता है। किसान भाइयों, ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। इसमें लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे, वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीट और बीमारियों का प्रकोप है। इसके अलावा ये आने वाली दूसरी समस्याओं के प्रति भी किसानों को सचेत कर देता है। किसान भाइयों, इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो इसकी खरीदी पर शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। मेरा किसान भाइयों को यही है कि नई जो हमारे युवा हैं तकरीबन, क्योंकि वो खेती की तरफ नहीं आ रहे, किंतु एक हमने देखा है वो नई तकनीक जो भी है उसकी तरफ आकर्षित हैं। तो इसलिए मैं यही करता हूँ कि इस नई तकनीक के बारे में अच्छी तरह से अपना समझें, ट्रेनिंग लें, और इस ट्रेनिंग लेके अपना ड्रोन खरीद के वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। सभी चाहेंगे कि मैं ड्रोन से ही अपने स्प्रे करवाऊँ या दूसरे काम भी ड्रोन से ही करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।